वेलकम टू ललित टेक्निकल क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की फिजिक्स अल्टरनेटिंग करेंट। अल्टरनेटिंग करेंट यानी प्रत्यावर्ती धारा में एक टॉपिक है आरएमएस वैल्यू। तो हम आपसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि आरएमएस वैल्यू क्यों निकालते हैं, आरएमएस मान क्यों निकाला जाता है, क्या मतलब है आरएमएस मान निकालने का। तो चलिए देखते हैं आरएमएस मान निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ा। देखिए, जो भी जनरेटिंग स्टेशन से जो सप्लाई आते हैं वो इस तरह से सप्लाई आते हैं। हमारे घरों में या कहीं भी जो सप्लाई आते हैं वो सप्लाई इस प्रकार के होते हैं। वो सप्लाई कैसे होते हैं? साइनोसॉइडल होते हैं, इस तरह के वेव के रूप में आते हैं। अब इस वेव को देख कर आप बताइए कि ये क्या है। ये साइन का ग्राफ है, इसीलिए इसको साइनोसॉइडल वेव कहते हैं। यानी जब दो अल्टरनेटिंग मैग्नेट के बीच जब कोई कॉइल रोटेशन करते हैं, जो कुंडली रोटेशन करते हैं, तो उसमें एक अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट या वोल्टेज डेवलप होता है। मतलब परिवर्ती इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक वोल्टेज डेवलप होता है। मतलब टाइम के साथ इसका डायरेक्शन क्या होता है, बदलते रहता है। तो चलिए, ये जो है ग्राफ है एक वोल्टेज और करंट का वेव है, वेव फॉर्म इसको कह सकते हैं। ओमेगा टी एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, वेग इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस ही ना होता है जी, हाँ डिस्टेंस ही कह सकते हैं। डिस्टेंस होता है। यहाँ पर देखते हैं कि ये जो आपको शो कर रहे हैं ऊपर, ये लाइन वोल्टेज और करंट दोनों का, ये जो है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट है। देखिए यहाँ पर जब ये जीरो एंगल पर था, यानी जीरो, यहाँ से यहाँ जीरो, यहाँ से देखिए इसको, अगर ये एक हाफ साइकिल है, आधा घुमा है तो 180 डिग्री यहाँ पर होगा। तो इसके बीच में कितना होगा? 90 डिग्री। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। यहाँ पर 360 डिग्री। समझते हैं इसको अच्छे से, क्यों आरएमएस निकालने के लिए आवश्यकता हुई हमको। तो ये जो वोल्टेज ऐसे डेवलप हो रहा है, इसको गौर से देखिए। पहले जीरो पर वोल्टेज और करंट कितना? जीरो था, जीरो एंगल पर। जैसे जैसे ये घूमा, एंगल टर्न हुआ, तो इस वोल्टेज और करंट में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। फिर जाकर ये 90 डिग्री पर वोल्टेज जो है मैक्सिमम हुआ या करंट मैक्सिमम हुआ, जिसको IM से डिनोट कर दिए हम 90 डिग्री पर। फिर जैसे जैसे और एंगल टर्न हुआ, उधर भी नेगेटिव में भी 90 डिग्री 270 डिग्री पर वोल्टेज क्या हुआ? मैक्सिमम हुआ। तो इसको हम कहते हैं माइनस, करंट भी मैक्सिमम हुआ तो -IM कह सकते हैं। तो देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव में बढ़ रहा है। तो जैसे एक बार क्या जीरो हुआ, फिर अधिक होता, फिर से जीरो होता, फिर माइनस में चल जाता, फिर से जाकर प्लस में जीरो हो जाता। तो ये कहानी 2 बार दोहराते हैं। एक साइकिल, एक चक्कर कंप्लीट करने में ये 2 बार ऑन और ऑफ होता है, मतलब जलता है और बंद होता है। तो इस कंडीशन में क्या घर में हम बिजली को डायरेक्ट जला सकते हैं? बिल्कुल नहीं जला सकते हैं। एक बार जलेगा, एक बार बंद हो जाएगा, फिर जलेगा, फिर बंद हो जाएगा। तो इसीलिए इस चीज़ को हटाने के लिए हम एक तरीका लगाया गया। कैसे इसको हटाएं? तो किसी ने कहा कि नहीं, इसका एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज मतलब औसत मान निकाल लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये जो इतना गैप है। लेकिन यहाँ तो भाई पॉजिटिव है। मान लेते ये जो डेवलप हुआ है 5 एम्पियर और ये -5 एम्पियर। कहिए इसका एवरेज निकालेंगे पूरा साइकिल का तो क्या होगा? तो एवरेज क्या होता है? आई एवरेज कुल संख्या के योग बटे कुल संख्या, मतलब +5 और ±5 बटे 2। इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा? 0/2 यानी 0। टोटल वोल्टेज करेंटे गायब हो जाएगा, ना वोल्टेज मिलेगा ना करंट। फुल साइकिल का हम एवरेज वैल्यू भी नहीं निकाल सकते हैं, वो 0 हो जाता है। तो क्या दिमाग लगाया गया यहाँ पर? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसी पर एक ऐसा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगाया गया कि ये जो वैल्यू नेगेटिव में है, कुछ ऐसा चीज़ करे जो ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। तो उसके लिए एक ही तरीका है, स्क्वायर करना। मतलब अगर -5 है, इसको स्क्वायर करेंगे। मान लीजिए IM है, ये I इंस्टेंटेनियस करंट है, इसका स्क्वायर करेंगे I का तो क्या होगा? ये वेव और बढ़ जाएगा, बढ़ेगा।
उसी तरह से अगर नेगेटिव वाला को स्क्वायर करेंगे तो ये भी पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये जो मेरा वैल्यू मिल गया ये आई स्क्वायर मिल गया। देखिए हमको स्क्वायर मिल गया। अब इसका एवरेज निकालेंगे ये फुल साइकिल का, तो जीरो नहीं होगा क्योंकि ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो गया। अब इसका एवरेज आराम से निकाल सकते थे। चलिए इसका एवरेज अगर निकालते हैं तो एवरेज जो है ये लगभग इसके बीच आ जाएंगे अप्रोक्स यहाँ पर। तो इसको हम कहेंगे आई स्क्वायर का एवरेज। लेकिन हमने क्या किए, स्क्वायर किए बिना पूछे। स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से उस पर स्क्वायर रूट कर देंगे। मान लीजिए स्क्वायर किए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 25 हो गया, 25 हो गया। तो इसको हटाने के लिए क्या है, 25 हुआ, इस पर क्या करेंगे स्क्वायर रूट कर देंगे, फिर से क्या होगा 5। लेकिन नेगेटिव में नहीं, पॉजिटिव में 5 होगा। तो फिर हम क्यों नहीं जो स्क्वायर किए इसको हटाना चाहे तो हटा देते हैं। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर स्क्वायर रूट कर देते हैं। मतलब स्क्वायर किए फिर मीन किए फिर रूट डाल देंगे। तो देखिए तो ये जो वैल्यू हो जाएगा कहीं यहाँ इस बीच में लाई करेंगे। तो इसी का नाम दे देते हैं, ये जो आई है, ये आई का क्या क्या कर दिए हम, सबसे पहले ऊपर में स्क्वायर किए, एवरेज किए, औसत निकाले, फिर से इसका रूट चढ़ा दिए। इसी को हम लिखते हैं आर, इधर से लिखेंगे RMS। क्लियर। तो RMS हमको क्यों निकालना पड़ता है, क्योंकि जो वोल्टेज है वो टाइम के साथ बदलते रहता है और उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। एक साइकिल कंप्लीट करने में ये 2 बार ऑन ऑफ होता है। जब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो तब 50 हर्ट्ज पर बात करते हैं। चलिए ये सब फ्रीक्वेंसी आगे चलकर देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि RMS क्यों निकालते हैं। तो RMS समझ गए आप कि RMS निकालने के लिए हमको RMS निकालने का मेन मकसद है कि जो नेगेटिव में वोल्टेज जाते हैं उसको पॉजिटिव करने के लिए स्क्वायर करना पड़ता है। जब स्क्वायर किए तो उसको रूट करना पड़ेगा स्क्वायर हटाने के लिए। तो रूट और स्क्वायर 2 बात तो आ गए, लेकिन हम ये करने के बाद ये गैप रहता है, तो इस गैप को हटाने के लिए इसका औसत निकाल लेते हैं। तो औसत पूरी स्मूथ यहाँ पर आ जाएंगे और कहीं ये गैप सब भर जाएगा, ये पूरी तरह से ये गैप भर जाएंगे तो हमारे घरों में जो बल्ब जलेगा वो स्मूथली जलेगा। तो इसीलिए हम RMS वैल्यू का यूज करते हैं। क्लियर। चलिए अब इसका डिफिनेशन देखते हैं और इसका डेरिवेशन भी देखेंगे, कैसे प्रूव करेंगे। IRMS इजकल टू ये जो वैल्यू हम निकाल कर लाते हैं, IRMS का जो वैल्यू आता है Im/√2। आपको याद होगा इतना ही वैल्यू आता है। इसको कैसे, आवर्ती धारा का RMS मान उस अस्थिर धारा के बराबर होता है। या अस्थिर धारा का मतलब जानते हैं क्या होता है, अस्थिर धारा का मतलब होता है DC करंट। अस्थिर धारा के बराबर होता है जो किसी चालक में निश्चित समय अंतराल में उतनी ऊष्मा उत्पन्न करती है जितनी कि उसी चालक में पूर्ण चक्र के दौरान उत्पन्न होती है। इसने साफ साफ कह दिया कि RMS वैल्यू वह DC करंट के बराबर होता है। जिस DC करंट पर उत्पन्न ऊष्मा उतना ही AC के एक फुल साइकिल में निश्चित समय यानी फुल साइकिल में उत्पन्न ऊष्मा के अगर बराबर हो गया तो हम उस AC को RMS वैल्यू कहेंगे। क्लियर है डिफिनेशन से, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद एक पॉइंट और नोट किया हूँ मैं कि AC का RMS वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू या आभासी मान कहा जाता है। इफेक्टिव वैल्यू मतलब प्रभावी मान या आभासी मान भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम इस अल्टरनेटिंग वेव से या AC के और साइनोसॉइडल वेव से हम RMS वैल्यू प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या किए, छोटा सा टाइम इंटरवल के लिए, छोटा सा dt टाइम के लिए हम यहाँ पर उत्पन्न ऊष्मा को देखते हैं। dt टाइम में कितना उत्पन्न ऊष्मा, कितना हीट डेवलप होता है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं, कुछ चीज़ को मान लेते हैं। तो कहते हैं माना कि किसी चालक का प्रतिरोध R है, इसमें से I Im sin ओमेगा t की प्रत्यावर्ती धारा dt समय के लिए प्रवाहित होती है। तब चालक में उत्पन्न ऊष्मा, मान लेते हैं कोई एक
ऐसा कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस R है, इसमें हम एक AC सोर्स लगा दिए और इसमें से एक करंट फ्लो हो रहा I, जो I क्या है, Im साइन ओमेगा t। ठीक है, यहाँ वोल्टेज भी दे दिए। तो यहाँ पर अगर हम करंट है, ये रेजिस्टेंस, इसमें कितना हीट होगा, तो इसमें हीट जो होगा H इक्वल टू ये हो जाएगा I²R यही होता है हीट का फार्मूला, इलेक्ट्रिक हीट का फार्मूला। तो चलिए वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, जब इतना I=Im साइन ओमेगा टी मान की प्रवाहित धारा, प्रत्यावर्ती धारा dt समय के लिए प्रवाहित होती है, तब चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा। कितना समय के लिए कहा, dt टाइम के लिए कहा, बहुत छोटा समय के लिए कहा। हम पूरे टाइम में बाद में निकालेंगे, पहले एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए बात करते हैं। तो छोटे से टाइम इंटरवल के लिए एक छोटा सा हीट होगा, dTh होगा, सॉरी dH हीट होगा। तो dH इक्वल टू I²RT dt, इसमें वैल्यू पुट कर दिए, I की जगह पर कितना, Im साइन ओमेगा टी, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर I² m साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू R dt। अब क्या होता है, चालक में उत्पन्न ऊष्मा जब धारा आवर्तकाल T के लिए प्रवाहित हो, चालक में, इसमें हम पूरे एक फुल साइकिल के लिए, यहाँ से यहाँ पूरा फुल साइकिल के लिए, देखिए पूरा टाइम पीरियड क्या है, T, यहाँ से यहाँ टोटल एक साइकिल में T टाइम पीरियड लग रहा है, तो पूरे साइकिल के लिए कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा। इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। फिजिक्स में अगर कोई चीज़ को पूरा निकालना होता है, जोड़ना होता है, तो समाकलन कर देते हैं, मतलब इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्लियर है, नहीं है क्लियर तो आगे चलकर सीख लेंगे। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ DH इक्वल टू, इस वैल्यू को पुट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ, 0 टू T, ये भी कहाँ 0 से टाइम पीरियड T, टोटल टाइम के लिए कर रहे हैं। देखिए इधर तो क्या हो जाएगा, Im का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू R dt, इसमें ये टर्म और ये टर्म कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन इसके साथ कोई रिलेशन है, सिर्फ जो dt लगा है उसी के साथ इंटीग्रेशन होगा, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। और dH का देखिए इंटीग्रेशन कितना होता है, h होता है, टोटल हो जाएगा, जब एक फुल साइकिल के लिए dH का इंटीग्रेशन h होता है। इसमें निकाल लेंगे Im स्क्वायर, R को बाहर निकाल लिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, I² mR। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये इंटीग्रेट होगा, अभी इंटीग्रेट नहीं होगा, 0 टू T। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला से चेंज कर लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला इस तरह से चेंज कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ इतना 1 माइनस कितना हो जाएगा, cos 2 ओमेगा t बाय 2 dt। क्लियर है यहाँ तक, बहुत आसानी से हम कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, आप समझिए इस कैलकुलेशन को। फिर से क्या करेंगे, इसको पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को बाहर लिख लीजिए यहाँ पर, I² mR बाय 2, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट खोलकर। तो यहाँ पर एक बड़ी ब्रैकेट लगा लेंगे, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू T cos 2 ओमेगा t dt, इस तरह से हो गया। अब इसको अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो क्या होगा, इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, तो Im स्क्वायर R बाय 2, फिर से इसका क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन t होगा, और इसमें लिमिट कितना, 0 टू T, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, cos 2 ओमेगा t का, तो cos 2 ओमेगा, cos का साइन होता है, तो cos का साइन 2 है, तो 2 लगाएंगे, 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय, जो t के पीछे रहेगा वो कंपोनेंट नीचे आ जाएगा, 2 ओमेगा नीचे आ जाएंगे। इसका इंटीग्रेशन भी, इसका भी हो गया, और कहाँ से लिमिट पुट करना, 0 टू T तक। क्लियर यहाँ तक। चलिए इसके बाद इसको हम यहाँ पर लिखते हैं।
आई एम का स्क्वायर इंटू आर बाय 2। यहाँ लिमिट पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, टी। जीरो करेंगे जीरो होगा, टी करेंगे टी होगा। ओके, यहाँ पर अब मामला आ रहा है कि यहाँ पर क्या करें। तो यहाँ पर जीरो पुट करेंगे पहले, तो जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा इंटू जीरो, फिर माइनस, आगे में देखिए साइन 2 ओमेगा इंटू टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये। आई एम का स्क्वायर आर बाय टी कैपिटल टी माइनस इसका जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये साइन 2 ओमेगा का वैल्यू रखते हैं पाई बाय 2 पाई बाय 2। ये ओमेगा का वैल्यू कितना होगा, 2 पाई बाय टी हो जाता है इंटू टी। ये टी से टी कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या, आई एम का स्क्वायर आर टी टी माइनस साइन 4 पाई। देखिए साइन 4 पाई, चूँकि साइन 4 पाई या साइन 2 पाई या साइन 0 बराबर 0 ही होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन 2 पाई का वैल्यू 0 सेट कर देंगे। तो आई एम का स्क्वायर इंटू आर बाय टी, टी लिख देंगे, टी नहीं होगा 2 होगा, सॉरी यहाँ पर हम टी दे दिए नहीं, 2 होगा 2 और इंटू कितना टी, क्योंकि ये वैल्यू 0 हो गया। क्लियर है। अब ये जो है इक्वेशन को मान लीजिए आप फर्स्ट, इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। इक्वेशन ये क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। तो मुझे निकल कर कितना आ गया है, ये समीकरण में इसको अगर सॉल्व किए तो h इक्वल टू आई एम का स्क्वायर आर बाय 2 इंटू टी, इतना हमको इस इंटीग्रेशन टोटल करने पर पूरे टाइम पीरियड टी के जब लिए निकाले हैं, पूरे टाइम पीरियड टी के लिए जब निकाला हूँ तो इतना आ गया है। इस चीज़ को मैं समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आगे देखते हैं, पहले वाले से कंपेयर करते हैं। देखिए कि आरएमएस एसी का आई आरएमएस जो है एसी का आरएमएस वैल्यू है, ये आई आरएमएस एक नाम दे दिए, आई आरएमएस एसी का आरएमएस वैल्यू है जो टी समय के लिए आर प्रतिरोध के चालक में से प्रवाहित होता है। टी समय के लिए जो आर रेजिस्टेंस है उसके चालक से प्रवाहित होता है, इसलिए चालक में उत्पन्न ऊष्मा H इक्वल टू आई आर एम एस का स्क्वायर आर टी होगा। और इसको मैं समीकरण 2 मान लिया। अब AC के RMS की डिफिनेशन से यानी परिभाषा, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट मेरे पास इतना है, समीकरण सेकेंड इतना है, दोनों के इक्वेट कर देते हैं। तो चलिए हम दोनों में एच एच है तो इसको हम इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं आई आर एम एस का स्क्वायर आर टी इक्वेट। यहाँ एक बात ऐसे लिख दे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को इक्वेट करने पर, इक्वेटिंग बराबर करने पर बेटर रहेगा। तो आई स्क्वायर आई आर एम एस का स्क्वायर आर टी इक्वल टू इधर कितना निकल का आया है, आई एम का स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाय 2। जो इसमें कटने वाला है ये कट के मर जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएंगे, कैंसिल हो गया। अब बचा यहाँ पर आई आर एम एस का स्क्वायर इजकल टू आई एम का स्क्वायर बाय 2। इस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा आई एम का स्क्वायर बाय 2।
इसको थोड़ा नीचे तक लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में तो हट जाएगा, तो ऊपर में बचेगा IM, नीचे 2 पर रूट रह जाएगा। इसीलिए IRMS इक्वल टू IM/√2, यही वैल्यू मुझे प्राप्त होता है। RMS मान इक्वल टू क्या होता है, IM/√2, मतलब किसी भी वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू बाय √2। ये जो साइन के पीछे लिखा हुआ यही तो मैक्सिमम वैल्यू है, इसी के √2 टाइम से भाग कर देंगे तो RMS मान प्राप्त हो जाएगा। और इसको अगर पॉइंट में निकालेंगे RMS को, IRMS इक्वल टू, तो ये हो जाता है 0.707 IM, या वोल्टेज के रूप में लिखें तो भी उतना ही होगा, 0.707 VM। इस वैल्यू को आप ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और